हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास के अंदर हम अपना प्रीवियस टॉपिक को एक कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं नीड फॉर एचआर पॉलिसी। एचआर पॉलिसी की ज़रूरत क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का, हम वो नीड समझते हैं। सो फॉर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि एचआर पॉलिसी होती क्या है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, एचआर पॉलिसी के हम नीड समझते हैं। तो अगेन, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें सबसे पहले एचआर पॉलिसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या होती है एचआर पॉलिसीज? ऐसे गाइडलाइंस होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, एस्टैब्लिश करती है, बनाती है, ताकि उसके जो एम्प्लॉयज उसको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल पाए। ठीक है, अब देखो एचआर पॉलिसीज क्या आपकी कोडिफाइड डिसीजंस है, ऐसे डिसीजन जिनको बनाया गया है, एस्टैब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट एडमिन पर्सनल फंक्शंस। पर्सनल रिलेटेड मतलब कि जितने भी आपके ह्यूमन के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करता है। और किसको सपोर्ट करेगा? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को। एम्प्लॉयज के साथ कैसे रिलेशन, कैसा बिहेवियर, कैसे उसके साथ एटीट्यूड रखना है, उसके बारे में उनको गवर्न करता है, बताता है। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इनको हम कैसे प्लान करें, इनको कैसे गाइडेंस दें, इनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट करानी है इनकी, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने में हेल्प करे। अब एक बात समझो, जितनी टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के डिफरेंट सेट्स ऑफ क्या होते हैं? एचआर पॉलिसीज। हर टाइप की कंपनी की अपनी अपनी एक एचआर पॉलिसी होती है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक है, तो अगेन हमने एचआर पॉलिसी समझ लिया। अब समझो इसकी जरूरत क्यों है, पॉइंट समझो इसके पॉइंटर्स की एचआर पॉलिसी की जरूरत क्यों है। सबसे पहला क्या कह रहे हैं? ये सबसे पहले कह रहे हैं प्रोवाइड वर्क प्लेस स्ट्रक्चर। क्या? प्रोवाइड वर्क प्लेस स्ट्रक्चर, जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं वो सारा काम सिस्टमैटिक तरीके से होता है, मतलब वर्क प्लेस के ऊपर सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ जाती है। किसकी वजह से? एचआर पॉलिसी की वजह से। देखो, इन एब्सेंस ऑफ एचआर पॉलिसी, अगर एचआर पॉलिसी आपकी नहीं होगी तो आप परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाओगे, आप सारी चीज़ें डिसिप्लिन में नहीं रख पाओगे। आपके वर्किंग आवर्स से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी वगैरह नहीं है, तो आपके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो सारा क्या हो जाएगा? एक क्योटिक हो जाएगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा, ऐसा इन्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाएगा। सो बेसिकली हमने क्या समझा? एचआर पॉलिसीज की वजह से हमारी एक वर्क प्लेस जो होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ जाता है। अगर हमारी कुछ सर्टेन पॉलिसीज नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग आवर्स, डिसिप्लिन के एक्शन में, परफॉर्मेंस रिव्यू के एक्शन में, कुछ रूल्स वगैरह नहीं है वर्कर्स की सेफ्टी से रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ों से क्या हो जाएगा? हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल, अनहेल्दी और क्योटिक हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं, एचआर पॉलिसी ये सारी चीज़ें गवर्न करती है, तब हमारा जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली नीड क्या है हमारी? नीड है हमारी कि हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वो बेटर हो जाएगा अगर हमारी पॉलिसी है। किस रिस्पेक्ट में? परफॉर्मेंस के, डिसिप्लिन के, वर्किंग आवर्स के, इन रिस्पेक्ट के अंदर अगर हमारी पॉलिसी है तो। ठीक है, सेकंड सेकंड बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी की। कह रहे हैं कि द एचआर पॉलिसी इज नेसेसरी टू अचीव द स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रैटेजिक गोल्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, उनको अचीव करने में, उनको ऑब्टेन करने में कौन हेल्प करता है? हमारी एचआर पॉलिसी। एचआर पॉलिसी को अगर हम कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते हैं, एचआर पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करी है उसको अगर हम रिव्यू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ऐसा कौन सा काम है जो कि चीज़ काम कर रही है और ऐसी कौन सी है जो कि काम नहीं कर रही। मतलब पॉलिसी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है और ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रही। सो बेसिकली अगर हमारी एक पॉलिसी अच्छी है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे। हम अगर उस पॉलिसी का रिव्यू करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन सा काम हमारा अच्छे से हो पा रहा है, कौन सा काम हमारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। एचआर पॉलिसी की जरूरत क्या है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक गोल्स और अचीवमेंट्स, स्ट्रैटेजिक गोल जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, फिर थर्ड बात करते हैं हम कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी का कहते हैं कि अगर हमारी एचआर पॉलिसीज है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, मतलब एक समान होंगे, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। तो अगर कंसिस्टेंसी चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, कंसिस्टेंसी चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के अंदर, तो हमें एचआर पॉलिसी चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एचआर पॉलिसी हमें चाहिए। अदरवाइज अगर हमारी एचआर पॉलिसी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में आएगी इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी से क्या होगा? एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन होगा। वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आएंगी, डिस्प्यूट्स आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसलिए क्या चाहिए हमें? एक अच्छी एचआर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी चाहिए, ताकि सारी चीजें एक फेयर और कंसिस्टेंट मैनर के अंदर हम उसको हैंडल कर ले। ठीक है, ईज़ी है। कंसिस्टेंसी भी चाहिए कि एचआर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स अगर आते हैं, अच्छे होते हैं, तो वहाँ पर
क्या होगा, एक फेयर और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर ऐसी पॉलिसीज वगैरह नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी है, और इनकंसिस्टेंसी के क्या है, सारे आउटकम्स हैं। अब फोर्थ क्या, एचआर पॉलिसी चाहिए हमें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयरनेस बनी रहे। फेयरनेस का मतलब क्या है, जस्टिस एंड इक्वालिटी। सारी चीजें जितनी भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, उन सबको एक फेयर ट्रीटमेंट मिले। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उन सबको इक्वल बेसिस पे मिले, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको एक फेयर ट्रीटमेंट मिले। सो दिस इज कॉल्ड फेयरनेस, कि अगर हमारी एचआर पॉलिसीज है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी फेयरनेस आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कह रहे हैं हमारे, कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रूटीन नेचर पे, क्या है, रूटीन नेचर पे अपना एनालिसिस करती है बिजनेस के ऑपरेशंस का। क्या कंडक्ट करती है, रूटीन एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। रूटीन एनालिसिस, बार बार अपने बिजनेस के जो जो उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये सेल का काम ऐसे चल रहा है, परचेज का ऐसे चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कैसे रन हो रही है, उसका एक एनालिसिस करती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हमारी एचआर पॉलिसीज डेवलप होती है वो इस एनालिसिस को अच्छे से होने में क्या करती है, एड करती है। एड का मतलब क्या है यहाँ पे, एड का मतलब है असिस्ट करती है, असिस्ट करती है, हेल्प करती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन अपना एनालिसिस अच्छे से कर ले, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन अपना एनालिसिस अच्छे से कर ले। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ पर्सनल फंक्शन। पर्सनल का मतलब क्या है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स। तो क्या है, अगर आपकी अच्छी एचआर पॉलिसी है, आपकी एचआर पॉलिसी है, तो आप अपने पर्सनल से रिलेटेड यानी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस हैं उन सबको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, द पॉलिसीज आर मस्ट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज आर मस्ट फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पर्सनल फंक्शंस। क्या, जो पर्सनल के फंक्शंस है, मतलब मैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या काम करूंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कौन बताएगा, वो मेरी एचआर पॉलिसी बताएगी। क्या, मैं एज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करूंगी, वो कौन बताएगा, मेरी एचआर पॉलिसी बताएगी। एचआर पॉलिसी ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, ऐसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए और ऐसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो कि बताए कि पर्सनल के क्या-क्या फंक्शंस हैं। ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, और इसके बारे में क्या-क्या बात करेगा? जैसे कि इसके अंदर आपके आ जाएँगे क्या-क्या काम होएगा? रिक्रूटमेंट का रिक्रूटमेंट का काम होगा, सिलेक्शन का काम होगा, ठीक है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही रखी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, पर्सनल की डेवलपमेंट का, मतलब इंडिविजुअल की डेवलपमेंट का, ठीक है? तो ये सारे फंक्शंस अच्छे तरीके से डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट हो जाएँगे, क्या? अगर हमारी एचआर पॉलिसीज़ अच्छे से बनी हुई है, ठीक है? तो देखो, रिकॉल करो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने नीड पढ़ी है। नीड के अंदर हमने मैम टोटल 6 पॉइंटर्स पढ़े हैं। 6 पॉइंटर्स क्या है? प्रोवाइड वर्कप्लेस स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम काम करेंगे। वर्कप्लेस जिस एनवायरनमेंट में, जिस कंडीशन में हम काम करेंगे उसका अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर नहीं होगा तो chaotic एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सेकंड, स्ट्रैटेजी, मतलब एचआर पॉलिसी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? ह्यूमन एचआर, एचआर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक गोल्स की अचीवमेंट होगी। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। एचआर पॉलिसी है तो कंसिस्टेंट रहेगी, नहीं तो इनकंसिस्टेंसी बनेगी। उसके बाद फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्योंकि रूटीन एनालिसिस करना होता है बिजनेस को, तो एचआर पॉलिसी हमारी हेल्प करती है। और फाउंडेशन है पर्सनल के फंक्शंस का। क्या, एचआर पॉलिसी है तो जितनी भी हम पर्सनल के फंक्शंस है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो सारे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ईजी है, कोई दिक्कत है? देखो, आंख बंद करो, वैसे ही रिवाइज कर लो, आइज क्लोज करो, रिवाइज करो। प्रोवाइड वर्कप्लेस स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी, फेयरनेस, और बताओ, और है स्ट्रैटेजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, फाउंडेशन ऑफ पर्सनल फंक्शन। ठीक है, इजी। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का। अभी तक हमने एचआर पॉलिसीज पढ़ा था, वो हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का। नाम को ब्रेक करो। वर्कफोर्स, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दैट इज लेबर्स, दैट इज एम्प्लॉयज, जितने भी लोग काम कर रहे हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस, अलग अलग, विविडिटी, मतलब क्या, अलग अलग होना। ठीक है, तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब अलग अलग है, डिफरेंस उनके बीच में, वेराइटी है। ठीक है, आप समझो, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं वैरायटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनके बीच की वैरायटी को कह रहे हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब ये डिफरेंस किस रिस्पेक्ट में हो सकता है, डिफरेंस किस किस तरीके से हो सकता है? ये डिफरेंस हो सकता है रेस पे, जेंडर पे,
एज पे, पर्सनैलिटी पे, एजुकेशन पे, बैकग्राउंड पे। कोई किस बैकग्राउंड का है, कोई किस बैकग्राउंड का है। किसी की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कुछ है, किसी की कुछ है। किसी की कोई अच्छी पर्सनैलिटी है, किसी की थोड़ी-सी बुरी पर्सनैलिटी। अच्छी पर्सनैलिटी मतलब कोई ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, कोई ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। किसी की एज कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई किस जेंडर का है, कोई किस जेंडर का है। समझ में आ गया? सो बेसिकली वर्कफ़ोर्स के अंदर क्या डाइवर्सिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या कह रही है? सबसे पहले कह रही है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है हमारा एक वैल्यूएबल एसेट है। क्या? अगर लोगों के बीच में डाइवर्सिटी है तो हमारा ये क्या है? एक वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है? इससे क्या होगा? इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। क्या? अगर आपकी डाइवर्सिटी है वर्कफोर्स के अंदर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है एज। एज ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर एक अच्छा एज मिलना। जो चीज दूसरों के पास नहीं है वो मेरे पास है, विच मीन्स एज होना किसी दूसरों के ऊपर एज होना, कॉल्ड competitive एडवांटेज। मेरे पास ऐसी एडवांटेज है जिससे मैं compete कर सकती हूँ और दूसरों के पास नहीं है। तो अगर मेरी वर्कफोर्स डाइवर्सिफाइड है तो ऑर्गेनाइजेशन को एक competitive एडवांटेज अचीव होगी। ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ब्रॉड स्किल बेस होगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल्स है, अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग सजेशंस है। स्किल बेस अलग अलग है तो ऑर्गेनाइजेशन का स्किल बेस बढ़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन आएगी, क्योंकि अलग अलग सोच का बंदा अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में विविडिटी ऑफ ओपिनियंस आएंगे, बहुत सारे ओपिनियंस आएंगे, क्रिएटिविटी इनोवेशन आएगी। इंडिविजुअल टैलेंट प्रमोट होगा, सजेशंस देंगे, वो सजेस्ट करेंगे आइडियाज़ को। और फ्लेक्सिबल टू अडेप्टेशंस, ऑर्गेनाइजेशन जब जो भी डायनेमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस करेगी वो उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, उसको इजीली अडेप्ट कर लेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है? सो बेसिकली ये सारे पॉइंटर्स क्या है? ये सारे वो पॉइंटर्स है जो कि आपको वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की डेफिनेशन के अंदर लिख के चलने हैं। कैसे लिखोगे? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, एज, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, बैकग्राउंड एक्सेट्रा एंड मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है? इसकी वजह से क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल विच आर मेड अप ऑफ वाइड रेंज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड ओपिनियंस। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या है? इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर एनी बिजनेस। ठीक है? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है? फिर हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ ब्रॉड स्किल बेस। यहाँ तक कि सारे हमारे जितने भी पॉइंटर्स हैं। ठीक है? यहाँ तक इजी है। ये क्या बन गई? सारे पॉइंटर से हमारी क्या बन गई? एक वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की एक बिल्कुल फुल फ्लेज डेफिनेशन, और जो मीनिंग आप लिखोगे वो। ठीक है? अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। ठीक है? किसकी वजह से? अगर वर्कफोर्स आपकी डाइवर्सिफाइड है। ठीक है? ईजी। जितने जितने अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज है अगर वो डाइवर्सिफाइड है तो अलग अलग तरीके का टैलेंट, एक्सपीरियंस लेकर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है? अपनी अडेप्टेशन इजीली अडेप्टेबल होंगे वो। क्या? जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होंगे उसको इजीली वो क्या करेंगे? अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है? जितने ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग नेचर के, जितने ज्यादा लोग अलग अलग नेचर के, अलग अलग ट्रेड्स के, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, कस्टमर्स की नीड को अच्छी तरीके से क्या करेगी? केटर करेगी। और ऑल्सो फैमिलीज की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। अगर एक घर से एक बंदा काम कर रहा था डाइवर्सिटी के कारण, दो तीन बंदे काम कर रहे तो फैमिली की इनकम भी इंक्रीज हो रही है। दैट इज अगेन हॉट्स है, मतलब कि अपने खुद की थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप कितना इसको एक्सटेंड कर सकते हो। मेजरली अब हम बात करते हैं इश्यूज के रिगार्डिंग कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या इश्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है? इश्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेनिफिट्स वगैरह पे बात करेंगे। सबसे पहला इशू आता है कम्युनिकेशन बैरियर। यस, वेरी ट्रू। कम्युनिकेशन बैरियर सबसे बड़ा और मेजर इशू है। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में रहने के बाद अगर मैं मुझे किसी तमिल पर्सन से बात करनी है तो मैं शायद उसकी भाषा नहीं समझ पाऊंगी, या मुझे साउथ इंडिया के किसी भी लोगों से बात करनी है तो वो कुछ कन्नड़ बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो लैंग्वेज मलयालम बोलते हैं, वो मैं नहीं समझ पाऊंगी। तो हमारे बीच में क्या होगा? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के बीच में की वजह से कम्युनिकेशन
बैरियर। नेक्स्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स होंगे। कहने का मतलब वो कुछ कह रहे हैं, मैं समझ कुछ गई, उनकी लैंग्वेज में किसी वर्ड को किसी तरीके से प्रोनाउंस करा जाता है, मेरी लैंग्वेज में उस चीज़ को एब्यूजिव माना जाता है या कुछ और रिस्पेक्ट में माना जाता है, तो मेरे और उसके बीच में क्या हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, जिसकी वजह से हो सकता है हमारे बीच में डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट्स आए, तो हमारा एक कल्चरल इश्यूज की वजह से हमारे बीच में ये चीज़ें अकर हो रही हैं। मे बी ऐसा हो सकता है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे नॉर्मल सी चीज़ है, अगर किसी भी एक स्टेट मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मेजरली अगर उन स्टेट्स में से कोई एक कैंडिडेट खड़ा होता है और वो मुस्लिम है, तो सारे के सारे लोग क्या कहेंगे, उस मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देंगे, हिंदू कैंडिडेट को नहीं देंगे। सो अगेन ये चीज़ भी यहाँ पे होती है कि मान लो अगर मेरी एक कम्युनिटी बनी हुई है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्पावर कर रही हूँ लोगों को, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डोमिनेट कर रही हूँ लोगों को, तो वो लोग जो मुझसे एसोसिएटेड है वो मुझे ही अपना मानेंगे, मेरे ही रूल्स को फॉलो करेंगे, मेरी ही बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। सामने वाला बंदा जो मुझे पसंद नहीं करता, वो हो सकता है मेरे आइडिया को क्या करे, अपोज करे। सो बेसिकली अगर डाइवर्सिटी आ रही है, तो हो सकता है कि वो मेरे आइडियाज को भी अपोज करे। ठीक है। नेक्स्ट चीज, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अगर हम कोई भी न्यू प्रोसीजर लेकर आते हैं, कोई भी अलग चीज लेकर आते हैं, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में इनिशियली क्या होती है, डिफिकल्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अगर हमारी वर्कफोर्स जो है वो डाइवर्सिफाइड है, तो अगर कोई भी न्यू चीज हम लेकर आ रहे हैं, तो वो डिफिकल्ट होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज हो सकता है लोग उसके आइडियाज को अपोज करें। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजर्स फेस चैलेंजेस। मैनेजर्स फेस चैलेंजेस का मतलब क्या है कि मैनेजर्स को भी दिक्कत होती है। किस चीज़ की दिक्कत मैम? न्यू एम्प्लॉयज इंटरेक्ट ओल्ड एम्प्लॉयज। जब नए एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, वो दूसरे जो पहले के एम्प्लॉयज हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैनेजर्स को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सो दैट वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब न्यू और ओल्ड एम्प्लॉयज है उनको इफेक्टिवली हैंडल कर पाए, अपने डाइवर्सिफाइड डिपार्टमेंट को इजीली मैनेज कर पाए। सो बेसिकली ये कुछ कॉमन इश्यूज है जो कि अराइज हो सकते हैं किसके रिगार्डिंग में, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में। क्या क्या? कम्युनिकेशन बैरियर सबसे पहला, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आइडियाज को अपोज करेंगे, इंप्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बार को डिफिकल्ट होता है, और मैनेजर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। इसीलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैनेजर्स को एडुकेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी करानी चाहिए, ताकि जितने भी न्यू एम्प्लॉयज, ओल्ड एम्प्लॉयज और डाइवर्सिफाइड डिपार्टमेंट सबको वो इजीली इफेक्टिवली मैनेज कर ले, हैंडल कर ले। ठीक है। अब आ जाओ, अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बेनिफिट्स। हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बेनिफिट्स विच आर एसोसिएटेड विद वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं वो बेनिफिट समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी। इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या, जो लोग हैं वो इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयज है अलग अलग बैकग्राउंड के, वो अपना टैलेंट लेकर आते हैं, अपने एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाए। सो बेसिकली क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि इंडिविजुअल अपना टैलेंट लेकर आते हैं, अपने एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। ठीक है। और वो इजीली फ्लेक्सिबल होते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट के थ्रू, मतलब इजीली वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। सिंपल, नाम में ही समझा है, नाम में ही लिखा है। क्वेश्चन के मतलब जो है ये पॉइंटर में ही मेंशन है कि इसके अंदर लिखना क्या है। टैलेंट एक्सपीरियंस लाएंगे और इजीली अडेप्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वाइडर सर्विस रेंज। क्या? उनकी सर्विस रेंज बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग आएंगे, तो अलग अलग नॉलेज के, अलग अलग स्किल के, अलग अलग एबिलिटीज के आएंगे। कैसे? नॉलेज स्किल एबिलिटीज, अलग अलग नॉलेज स्किल एबिलिटीज के लोग आएंगे जो कि काम करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे चली जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के पास कंपटीटिव एडवांटेज आएगा, मार्केट में वो रूल करेगी, तो वो ग्लोबल लेवल पे अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकती है। वाइडर सर्विस रेंज, ज़्यादा लोग आएंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस लाएंगे, अच्छे स्किल्स लेकर आएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे काम करेगी। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट। अगर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन लेकर आना चाहती है, तो अपने एम्प्लॉयज से पूछो, जितने लोग उतने विचार। ठीक है। ये बात आपने सुनी है कि जितने लोग होंगे उतने उनके विचार होंगे, तो अपने डिसीजन मेकिंग जो होगी वो बेटर हो पाएगी। बिकॉज कोई लोग किसी चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, कोई चीज़ किसी को पॉइंट आउट करेंगे, तो अल्टीमेटली जो बिल्कुल बेस्ट चीज़ होगी वो आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करेगी, तो बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। नेक्स्ट, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन।
इफेक्टिव एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रमोट करती है, एनकरेज करती है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो, एम्प्लॉइज आप अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म करो, और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग डाइवर्सिफाइड नेचर के काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इनको एनकरेज करती है कि आप अपनी एबिलिटीज का बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म करो, जितनी भी आपके पास कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज आप उनका बिल्कुल बेस्ट हमको ला कर दो, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। सो चार बेनिफिट्स क्लियर है, इजली इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी, वाइडर सर्विस रेंज हो जाती है, वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट्स आते हैं और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, इजी है, चार पॉइंट्स है, पॉइंटर्स में तो कोई दिक्कत होगी नहीं बेनिफिट्स के। क्या है, अच्छे तरीके से काम करेंगे, फ्लेक्सिबल नेचर के होंगे, ज्यादा सर्विसेज दे पाएंगे बिकॉज अच्छा टैलेंट आ रहा है, अच्छी स्किल्स आ रही है। ठीक है, तो कंपिटेटिव एडवांटेज आ रही है, कंपनी ग्लोबल लेवल पे रन करेगी। उसके बाद वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, अलग अलग लोग, अलग अलग डिसीजंस। उसके बाद इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, क्या अच्छे तरीके से हम काम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की। ऊपर हमने इश्यूज बोले थे कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि चैलेंजेस इन मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आ गई, अलग अलग लोग ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, अब उनको मैनेज करते टाइम, उनको हैंडल करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो हमारा चैलेंज है वो कह रहे हैं अनएग्जामिन्ड एजम्पशंस। अनएग्जामिन्ड एजम्पशंस का मतलब क्या है कि अलग अलग लोग होंगे, उनका डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होगा, अलग अलग लोग होंगे, उनका डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होगा। ठीक है, तो हमको प्रायर एजम्पशंस लेके चलनी पड़ेगी, प्रायर एजम्पशंस लेके चलनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में समझो, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन, अगर जो बुक के अंदर आपको एग्जाम्पल लिख रहा है वो कह रहे हैं कि अमेरिकन आर वेरी पंचुअल, रूड, सो दे आर वेरी टाइम बाउंड। ठीक है, तो अगर आप कोई भी अमेरिकन लेकर आ रहे हो, अगर आप कोई भी अमेरिकन एम्प्लॉय अपनी कंपनी में, अपनी इंस्टीट्यूशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ रहे हो, तो आपको ये एजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी कि वो रूड नेचर का हो सकता है, वो पंचुअल भी होगा, वो रूड भी होगा, और वो टाइम बाउंड नेचर के अंदर अपना काम करेगा। सो बेसिकली क्या है, एन एग्जाम एजम्पशन हमको लेके चलनी पड़ती है, बिकॉज अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। नेक्स्ट, कैरियर लेस कोहेसिवनेस। कहने का मतलब क्या है कि सिमिलैरिटी, होमोजीनियस नेचर के वो नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, लैक ऑफ सिमिलैरिटी होगी। कहाँ कहाँ पे, उनकी लैंग्वेज में, उनके कल्चर में, उनका कल्चर भी अलग होगा, उनके जिस मीडियम में वो बात करेंगे उनकी लैंग्वेज में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, विजिबल लैक होगा, सिमिलैरिटी नहीं होगी, होमोजीनियस नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स जो होंगे तुम्हारे वो लेस कोहेसिव होंगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यस, नॉट ओनली रिलेटेड विद द बॉडी, नॉट ओनली रिलेटेड विद द लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेट नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि लोगों के बॉडी लैंग्वेज में भी डिफरेंस होगा। लोगों की लैंग्वेज तो ठीक है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह का आपका बैरियर बन सकती है। ठीक है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लो आपको किसी को ग्रीट करने का तरीका है, आप किसी को ग्रीट हाथ जोड़ के कर रहे हो, सामने वाला बंदा किसी को ग्रीट, किसी को हिट करके या कोई भी चीज से कर रहा है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट, मिसट्रस्ट एंड टेंशन। कह रहे हैं कि आप लेस फेमिलैरिटी है, आप लोग अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन बैरियर है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट माइंडसेट के हो, तो आपके अंदर लेस फेमिलैरिटी रहेगी। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत इजीली अच्छे तरीके से शेयर नहीं कर पाओगे, बिकॉज सही बात है, अगर आपकी वाइब्स जिससे मिलती है, आज खुद बताओ, आपकी वाइब्स जिससे मिलती है, आप उससे अपनी दिल की सारी बातें कहते हो, अगर आपको कोई बंदा समझ ही नहीं पा रहा, आप क्या कहते हो, सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, तो क्या आप उससे अपनी बातें शेयर कर पाओगे, नहीं। तो इजीली हम अपनी फीलिंग्स को भी शेयर नहीं कर पाते, मिसट्रस्ट रहता है, विश्वास नहीं रहता बंदे के ऊपर। कब, अगर जो आपकी वर्कफोर्स है वो डाइवर्सिफाइड है, होमोजीनियस नेचर की नहीं है, तो वो अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते और अपनी फीलिंग्स को भी शेयर नहीं कर पाते, अपने ओपिनियंस को शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, लास्ट कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। कहने का मतलब क्या है, पर्टिकुलर कैनोटेशंस अबाउट पीपल। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या, आपने कोई वर्ड सुना होगा, स्टीरियोटाइप मतलब पुरानी सोच वाला, ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पीपल। तो ये पर्टिकुलर कुछ एजम्पशंस, कैनोटेशंस होती है कुछ पीपल के बारे में, जो कि एक इंप्रेशन फॉर्म करती है सबके ऊपर। क्या, एक ऐसा बिलीफ जो कि लोग समझ के चलते हैं और सब लोग उसको मान के चलते हैं, इट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, ये एक पर्सन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बिहेवियर के ऊपर बेस हो सकता है, दोनों बैकग्राउंड के ऊपर बेस हो सकता है कि एक बंदा अच्छा है या बुरा है। बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग वो करते हैं। ठीक है, एक बंदे के ऊपर एक पर्टिकुलर जो सोच बना रखी है, उसी को ये आगे प्रिवेल करते जाते हैं। सो बेसिकली हमने क्या चैलेंजेस पढ़े, हमने 5 चैलेंजेस पढ़े हैं वर्कफोर्स को, डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स को मैनेज करते टाइम। सबसे पहले हमें उनके से रिलेटेड कुछ एजम्पशंस लेके चलनी पड़ेगी,
सॉरी, कुछ असम्पशन्स लेके चलनी पड़ेगी। जो वो नेचर होगा वो लेस कोहेसिवनेस होगा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, मिसट्रस्ट होगा, टेंशन होगी, बिकॉज़ हम अपनी फीलिंग्स को ईज़िली शेयर नहीं कर सकते उनके साथ, बिकॉज़ हम ईज़िली उनके साथ इंटरैक्ट करने में हिचकिचाते हैं, और स्टीरियोटाइपिंग होएगी। ठीक है? ये 5 चैलेंजेस हमें ध्यान में रख के चलने हैं जब हम वर्कफ़ोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करने की बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कह रहे हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ इग्नोरिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ये तो हमने ऊपर क्या पढ़े थे, पहले बेनिफिट्स, फिर हमने पढ़ा कि उसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन डर जाती है कि ये चैलेंजेस वगैरह होंगे, तो इससे बढ़िया हमको चाहिए ही नहीं अलग अलग लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। पर क्या कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को इग्नोर कर रहे हो, डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयज नहीं लेकर आ रहे, तो उसको इग्नोर कर रहे हो, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या रेपरकल्शन आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले अनहेल्दी टेंशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग, इग्नोरिंग का मतलब क्या है कि उनकी प्रॉब्लम्स को आप नहीं सुन रहे, एम्प्लॉयज जो कह रहे हैं उनको इग्नोर करके चल रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या रेपरकल्शंस होंगे। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा, अनहेल्दी टेंशंस क्रिएट होंगी। उसके बाद आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रॉफिट वगैरह सब क्या होंगे, कम हो जाएंगे, उन सबका लॉस होगा। ठीक है? टाइम और मनी का लॉस होगा, लोग अपनी बातचीत करेंगे नहीं, एटीट्यूड में रहेंगे, समझ पाएंगे नहीं एक दूसरे की चीज़ों को, तो टाइम का और मनी का, दोनों चीज़ों का क्या होगा, लॉस होगा। रिड्यूस एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन न्यू एम्प्लॉयज। क्या, अगर आप अच्छी वर्कफोर्स को नहीं रख रहे, वर्कफोर्स को अच्छी तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख रहे, तो आप अच्छे एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, लेकर भी नहीं आ सकते, और उनको रिटेन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ना आप अच्छे एम्प्लॉयज लेकर आ सकते हैं, ना आप उनको रिटेन कर पाओगे, अगर आप अपनी वर्कफोर्स को इग्नोर करके चल रहे हो। ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट वेस्टेड। जितनी भी आपने अपने एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, उसको ट्रेनिंग देने में, उसको लेकर आने में, रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो अ वेरी, इज ऑल्सो अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, बिकॉज इसमें भी बहुत सारा पैसा लगता है, वो सारा पैसा आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरियस कंप्लेंट्स एंड लीगल एक्शंस टेकन अगेंस्ट द फर्म। अगर आप लोगों की, अपने वर्कफोर्स एम्प्लॉयज की बात नहीं सुन रहे हो ना, तो आपकी फर्म के अगेंस्ट में बहुत सारी कंप्लेंट्स दर्ज हो सकती है, उसके ऊपर लोग लीगल एक्शंस ले सकते हैं, जिसकी वजह से इट विल बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आपकी गुडविल डेट्रीमेंट हो सकती है, गुडविल के ऊपर हैम्पर एक इफेक्ट हो पाएगा, हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर आपने अपने वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को इग्नोर किया, तो ऑर्गेनाइजेशन में टेंशन बनी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेगी, टाइम और मनी दोनों कम हो जाएगा, अच्छे इंप्लॉयज को ना ले आ पाओगे, ना उसको रिटेन कर पाओगे, जितना भी पैसा लगाया उसकी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट सब वेस्ट हो जाएगा, और कंपनी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिए जाएंगे, कंप्लेंट्स दर्ज कराई जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी की गुडविल जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, चेंज चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देंगे। कैसे? मैनेजर्स जो होते हैं, वो इस चैलेंज को कैसे अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स बता रखे हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, मेथड्स आपको याद करने। कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या ये जो ऊपर हमने चैलेंजेस पढ़े थे, ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके मेथड समझो। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमारा मेथड है गोल्डन रूल अप्रोच। क्या है? गोल्डन रूल अप्रोच। नेक्स्ट, assimilation approach. Next, writing the wrong approach. Next, cultural specific approach. Next, multicultural approach. 5 अप्रोचेस है, कौन कौन सी? गोल्डन रूल, एसिमिलेशन, राइटिंग द रॉन्ग, कल्चरल स्पेसिफिक और मल्टी कल्चरल। फिर से बोलो, गोल्डन रूल, एसिमिलेशन, राइटिंग द रॉन्ग, कल्चरल स्पेसिफिक, मल्टी कल्चर। ठीक है? देखो एक चीज बताती हूँ, कल्चर और कल्चर तो यही हो गया, कल्चर और मल्टी कल्चर। ठीक है? राइटिंग द रॉन्ग, कुछ भी लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, राइटिंग द रॉन्ग। गोल्डन रूल तो सब, हर हर अप्रोच में गोल्डन रूल होता है, गोल्डन रूल। एक बस याद आपको क्या करना है, एसिमिलेशन आपको याद करना है। तो याद तो हो गया, गोल्डन रूल, राइटिंग द रॉन्ग, कल्चर, कल्चर, मल्टी कल्चर और एसिमिलेशन। याद हो गए पांचों? याद हो गए पांचों? अब अंदर समझो इनका मतलब होता क्या है। सबसे पहले आ जाओ, क्या कह रहे हैं गोल्डन रूल, इंडिविजुअल मोरालिटी की बात करता है। क्या कहता है? इंडिविजुअल की मोरालिटी की बात करता है। कहता है हाउएवर पीपल अप्लाई फ्रॉम ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस कल्चर एक्सपेक्टेशंस, ट्रेडिशंस, प्रेफरेंसेस ऑफ अदर्स। कहने का मतलब क्या है, जो लोग अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने खुद के रेफरेंसेस से, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती टू द कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ट्रेडिशंस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। जो लोग खुद के रेफरेंस से आ रहे हैं, उनको ये सारी
चीज़ें नहीं मिलती, उनको इम्पोर्टेंस वगैरह नहीं मिलती, व्हिच इज़ कॉल्ड गोल्डन रूल अप्रोच। ठीक है? गोल्डन रूल अप्रोच क्या कहती है कि इंडिविजुअल की मोरालिटी की बात करते हैं वो। इंडिविजुअल की खुद की एक रेफरेंस पावर है, खुद की एक शक्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिमिलेशन अप्रोच की। एसिमिलेशन अप्रोच आपका क्या कहता है कि वो शेप करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को कि वो एग्जिस्टिंग कल्चर के अंदर फिट हो जाए। एसिमिलेशन अप्रोच किस चीज़ पे फोकस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन को बदलने की जरूरत ना पड़े, जितने भी उसके मेंबर्स, जितने भी उसके एम्प्लॉयज है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर फिट हो जाए, ये अप्रोच वो कहती है। ठीक है? क्या कहती है? ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है ना वो डोमिनेंट है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको फ्लेक्सिबल इतना होना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर ढल जाओ। ठीक है? एम्प्लॉयज को कंपेल किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर अडेप्ट हो जाए, इजिली फिट हो जाए, डोमिनेंट कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर कहता है राइटिंग द रॉन्ग अप्रोच। राइटिंग का मतलब ये राइट नहीं है, ये राइटिंग का मतलब आर वाला है। वेट, आई एम जस्ट करेक्टिंग इट। RIGHTING, राइटिंग द रॉन्ग अप्रोच। राइटिंग द रॉन्ग अप्रोच का कहते हैं पास्ट इंजरीज सफर्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप करेक्टेड कंपनसेट फॉर डैमेज। जो भी इंजरीज पहले के ग्रुप ने सफर करी है, पास्ट इंजरीज जो भी पहले के लोगों ने चीजें सफर करी है, उसको करेक्ट किया जाता है और कंपनसेट किया जाता है उनको डैमेजेस के लिए। ठीक है? जितनी भी एक बंदे ने, जितनी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ने जो भी चीजें फेस करी है, सफरिंग्स फेस करी है, उसको करेक्ट किया जाता है। करियर मोबिलिटी, करियर सक्सेस के ऊपर अपना फोर्स किया जाता है, मतलब अपना प्रेशर दिया जाता है ताकि लोगों अच्छे तरीके से करियर में सक्सेस ले पाए। ठीक है? और ऐसी अप्रोच है जिसकी वजह से उनको जो भी डैमेज वगैरह हुआ है पहले की इन इक्वालिटीज की वजह से, उनको उसके लिए कंपनसेट किया जाता है। पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उनके साथ कोई भी अनजस्ट ट्रीटमेंट हुआ, कोई भी इनइक्वालिटी हुई, पास्ट इंजरी हुई, उसके लिए उनको क्या किया जाता है? करेक्ट किया जाता है उस इंजरी को, मतलब बेसिकली जो पॉलिसीज को करेक्ट किया जाएगा और उनको कंपनसेट किया जाएगा डैमेजेस के लिए। ठीक है? राइटिंग द रॉन्ग अप्रोच, हमारी चीज गलत थी, ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि मेरी चीज गलत थी, अब मैं उसको राइट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट, कल्चर स्पेसिफिक अप्रोच। कल्चरल स्पेसिफिक अप्रोच का मतलब क्या है? टीचिंग नुएंसेस ऑफ डिफरेंट कल्चर फॉर एन असाइनमेंट। बेसिकली इस अप्रोच के अंदर हम क्या कहते हैं, आपको नई नई चीजें सिखाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो चीज सिखाई जाती है। कब ये अप्रोच फॉलो करी जाती है? जब आपके पास कोई फॉरेन असाइनमेंट आता है, मतलब ऐसा असाइनमेंट जिसके अंदर काफी सारे कल्चर्स के, काफी सारी डिफरेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है? फॉरेन असाइनमेंट के अंदर हम ये वाली अप्रोच फॉलो करते हैं जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को टीच करके चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। ठीक है? उसके बाद आती है हमारी मल्टी कल्चरल अप्रोच। मल्टी कल्चरल अप्रोच का मतलब क्या होता है? इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एटीट्यूड चेंज अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। कहने का मतलब क्या है? जो लोगों के बीच की स्किल्स है, एटीट्यूड वगैरह जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब इस अप्रोच की वजह से हम ऑर्गेनाइजेशंस को, हम इस अप्रोच की वजह से हम एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके कल्चर में वेरिएशंस वगैरह, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी वेरिएशन वगैरह है, उससे ऐसी ऐसी अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम ईजिली अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो पाए। ठीक है? सिंपल सा मतलब है, इफेक्टिव है किस चीज़ के लिए? ये जो अप्रोच है किस चीज़ के लिए इफेक्टिव है? ये इफेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम्स है, प्रैक्टिसेस वगैरह है, उसकी बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। तो सिंपल सा मतलब है मल्टी कल्चरल अप्रोच का कि आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स लाओ, ऐसे एटीट्यूड लाओ ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेंज कर दो। ठीक है? ठीक है? सो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़े हैं रूल्स। क्या हम चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं, उसकी अप्रोचेस है। 5 अप्रोचेस: गोल्डन रूल अप्रोच, एसिमिलेशन अप्रोच, राइटिंग द रॉन्ग अप्रोच, कल्चरल स्पेसिफिक अप्रोच और मल्टी कल्चरल अप्रोच। ठीक है? सबसे पहले ईज़ी पे आ जाओ। राइटिंग द रॉन्ग। राइटिंग द रॉन्ग क्या कहती है कि पास्ट में इनइक्वालिटीज, अनजस्ट ट्रीटमेंट की वजह से जो भी पर्टिकुलर सेक्शंस या पर्टिकुलर ग्रुप इंजर हुआ है, उसको उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करके चलेगी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी गलती को क्या करेगी? करेक्ट करेगी। ये हो गया। उसके बाद कल्चरल स्पेसिफिक अप्रोच में क्या कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स लोगों को सिखाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स लोगों को सिखाए जाते हैं, कब यूज होता है? मेजरली इन द फॉरेन असाइनमेंट। फिर आ जाओ इजी, मल्टी कल्चरल अप्रोच। मल्टी कल्चरल अप्रोच क्या कहती है आपकी कि अपनी एम्प्लॉयज के अंदर ऐसी इंटरपर्सनल स्किल्स लेकर आओ, ऐसा एटीट्यूड लेकर आओ ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेंज कर दो। फिर आता है आपका एसिमुलेशन अप्रोच। वो क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग कल्चर के अंदर अडाप्ट कराओ, उनको उसी कल्चर के अंदर फिट करवाओ। और फिर आती है आपकी गोल्डन रूल अप्रोच, जो कि क्या कहती है, जो कि फोकस करती है आपकी इंडिविजुअल मोरालिटी के ऊपर। ठीक है? इजी है,
समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमारा जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वो क्या कहता है? मेजर्स टू इफेक्टिवली मैनेज वर्कफोर्स। ऐसे तरीके ऐसे तरीके जिससे आप अपने वर्कफोर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। ऐसी स्ट्रैटेजीज भी कह सकते हैं, स्ट्रैटेजीज टू मैनेज द वर्कफोर्स। ठीक है, ईजी है, बहुत सिंपल है। देखो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई स्टीरियोटाइप्स। जितने भी लोग स्टीरियोटाइप्स है, ऑर्थोडॉक्स है, पुरानी सोच के पुराने ख्यालों के हैं, उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उनके परसेप्शंस को चेंज करो, उनके माइंड को चेंज करो। ठीक है, वो स्टीरियोटाइपिंग हट जाएगी वहां से। मतलब बेसिकली सबकी स्टीरियोटाइपिंग होती है कि हम ये दलित लोगों के साथ या जो छोटे अनटचेबल्स है उनके साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। सो बेसिकली वो क्या होगी, हमारी स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग। तो ऐसे जितने भी स्टीरियोटाइप्स है उनको ढूंढो और उनके परसेप्शंस को चेंज करो। अगर आपने उनके परसेप्शंस को चेंज कर दिया, सो बेसिकली फिर क्या होगा, आपके जो भी वर्कफोर्स के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, चैलेंजेस वगैरह जो हो रहे हैं, इश्यूज वगैरह जो हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। नेक्स्ट, कंडक्ट एग्जिट इंटरव्यूज, आइडेंटिफाई पैटर्न। जो लोग आपके साथ, अब कोई भी बंदा है आपकी कंपनी के अंदर आ रहा है, ठीक है, आप उसका इंटरव्यू लेते हो, तो आप उनको चांस दो, आप एग्जिट इंटरव्यू ले सकते हो। आपको नहीं समझ आ रही हमारी कंपनी की पॉलिसी, आप चले जाओ यहाँ से, और उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि कितने लोग कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से वहां पे रिटेन रहना चाहते हैं और कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, बी विलिंग टू चेंज। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप लोगों को कहो कि तुम चेंज हो। अगर कोई अच्छी चीज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अच्छी चीज है, मैनेजर कहता है कि मैनेजर ये समझते हैं कि इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो पाएंगे, तो विलिंग रहो कि मैं भी अपने अंदर वो चेंज ला सकता हूँ, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चेंज करने में हिचकिचाओ मत। नेक्स्ट, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। लोगों का क्या बेसिकली मेजर इशू क्या आ रहा था, कम्युनिकेशन बैरियर। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या कहा, क्रॉस कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की क्या दो, ट्रेनिंग दो। नेक्स्ट, मेक पीपल फील वेलकम एंड इंक्लूडेड। एक हमारे जो रिस्ट्रिक्शन थी, चैलेंजेस था, वो क्या था कि जो लोग थे वो इजीली लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उनको वेलकम फील करवाओ, इंक्लूडेड, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड फील कराओ, अच्छा फील कराओ, रिलैक्स कोजी फील कराओ। बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली ना ओवरकम चीज़ है जो हमने यहाँ पढ़ी थी। देखो, चैलेंजेस जो हमने पढ़े थे ना, उसी के ओवरकम चीज़ें बता रहे हैं। क्यों, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पड़ी, उन्होंने कहा कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दे दो, यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर हमने पढ़ा था मिसट्रस्ट एंड टेंशन, तो उन्होंने कहा इस चीज़ के लिए उन लोगों को क्या करो, एक सेंस ऑफ फीलिंग दो जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड, इंक्लूडेड फील करे। ये देखो, ये पढ़ाया मैंने, एसोसिएटेड और इंक्लूडेड फील करे, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। फिर स्टीरियोटाइपिंग पढ़ा था हमने, स्टीरियोटाइप लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा स्टीरियोटाइप को ढूंढो और उनके परसेप्शंस को चेंज करो। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ, आगे कह रहे हैं मेंटर पीपल हैव ऑलवेज डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर। ऐसे लोगों को मेंटर करो, क्या, ऐसे लोगों को अपनी गाइडेंस दो, अपनी देख रेख में रखो, जहाँ जिनका अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग कल्चर है, जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट कल्चर है, उन लोगों को मेंटर करो, उन लोगों को गाइडेंस दो। ठीक है, डेवलप रिलेशनशिप विद एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अलग अलग एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अपने एक अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करो, डेवलप करो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मोर इंक्लूसिव लैंग्वेज एंड विजुअल्स एंड रूल बुक ओरिएंटेशन। बेसिकली जो भी आपकी रूल बुक है, उसके अंदर, रूल बुक जो है उसके अंदर आप अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस के बारे में अच्छी अच्छी गाइडेंस वगैरह दो, अच्छे विजुअल्स लगाओ, पिक्चर्स वगैरह लगाओ, उनकी टाइमली ओरिएंटेशन कंडक्ट करो। एग्जामिन डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। जो आपकी कंपनी जिस लीडरशिप क्वालिटीज को फॉलो करती है, बेसिकली एक लीडर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, लीडर जो क्वालिटीज को फॉलो करता है उसकी डेफिनेशन को बोलो कि क्या हमारे लीडर्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज जो लिखी हुई है वो सारी होनी चाहिए कि नहीं। मतलब उसकी डेफिनेशन को एग्जामिन करो और बताओ कि लोगों को कि तुम इफेक्टिव लीडर कैसे बन सकते हो। उसकी डेफिनेशन को समझो, उसकी क्वालिटीज को समझो और लोगों को बताओ कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव लीडर कैसे बन सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली सारे क्या है, ये सारे मेजर्स हैं, तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपनी वर्कफोर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले क्या, स्टीरियोटाइप्स को ढूंढो, उनकी परसेप्शन चेंज करो, लोगों को एग्जिट इंटरव्यूज दो, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, विलिंग रहो चेंज करने के लिए, क्या, चेंज करने के लिए विलिंग रहो, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दो, पीपल को रिलैक्स फील वेलकम फील करवाओ, पीपल को मेंटरशिप दो, लोगों को गाइड करो जो कि अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चर के हैं। ठीक है, उनको भी लगेगा कि कोई बंदा हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। अपने साथ एक अच्छी रिलेशनशिप्स डेवलप करो,
ठीक है? उसके बाद लोगों की ओरिएंटेशन करो, ओरिएंटेशन के अंदर जो आप लोगों को रूल बुक एम्प्लॉइज़ को रूल बुक दे रहे हो, उसके अंदर अच्छी लैंग्वेजेस, अच्छे विजुअल ग्राफिक्स वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर डालो, ठीक है? अच्छा, अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को, अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ की डेफिनिशन को एग्ज़ामिन करो, इंटरप्रेट करो और लोगों को बताओ कि तुम इफेक्टिव लीडर कैसे बन सकते हो। सो ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप अपने एक अच्छे मैनेज आप अपने वर्कफ़ोर्स को ईज़िली अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। सो बेसिकली सम अप करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम किस पे आए थे? आज की क्लास में हम सबसे पहले समझा नीड फॉर एचआर पॉलिसी, जिसके अंदर हम सबसे पहले एचआर पॉलिसी की डेफिनिशन को ही फिर से रिवाइज़ करा और हमने नीड की ना 5 6 चीज़ें बताई थी। 6 चीज़ें क्या थी? वर्क प्लेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्ट्रैटेजी करती है, स्ट्रैटेजी मतलब एचआर पॉलिसी जो होती है स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करती है, कंसिस्टेंसी लेकर आती है, फेयरनेस लेकर आती है, बेस्ट प्रैक्टिस है और फाउंडेशन है पर्सनल फंक्शंस की। इनकी एक्सप्लेनेशन आई होप वेरी क्लियर है आप सबको। उसके बाद वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की हमने बात करी, उसके ऊपर मैंने आपको ये कुछ पॉइंटर्स दिए थे जिसकी वजह से आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की अच्छी खासी फुल फ्लेज डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर मैंने आपको इसके कुछ इश्यूज बताए थे। क्या इश्यूज बताए थे? कम्युनिकेशन का बैरियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आइडियाज को अपोज कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट है और मैनेजर्स को चैलेंजेस फेस होते हैं, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया इसके कुछ बेनिफिट्स कि लोग इजीली अडैप्ट हो जाते हैं, अलग-अलग टैलेंट, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, वाइडर सर्विस वगैरह देते हैं लोग। कैसे वाइडर सर्विस रेंज कैसे? लोग अपनी-अपनी स्किल्स नॉलेज, एबिलिटीज़ लेकर आते हैं, उस हिसाब से काम करता है ताकि ऑर्गेनाइज़ेशन जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाती है, ग्लोबल लेवल पे काम करती है। वैरायटी रहती है व्यू पॉइंट्स में और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन रहता है। फिर हमने कुछ चैलेंजेस पढ़े थे, ठीक है? ये हमने 5 चैलेंजेस पढ़े थे। चैलेंजेस के बाद हमने पढ़ा था कि अगर वर्कफोर्स को इग्नोर कर दोगे तो क्या दिक्कतें वगैरह होंगी, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था कि इस चैलेंज को हम अपॉर्च्युनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी 5 अप्रोचेस पढ़ी है और हमने फिर लास्ट में बताया कि आपने जो पीछे जो चैलेंजेस पढ़े हैं इन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, अपने वर्कफोर्स को कैसे ईज़िली आप मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। सो इन चैलेंजेस के जो आपको आंसर थे, इन चैलेंजेस को कैसे ठीक कर सकते हो, वो आंसर्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ईज़ी है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एम्प्लॉयी एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मैंने आपको रिवाइज़ भी करा दिया, नोट्स को सिर्फ़ एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत ईज़ी है, ठीक है? बहुत ईज़ी है। आप बिलीव मानो बच्चों पूरी की पूरी शिवदास आपकी कवर हो रही है सिर्फ़ इस नोट्स से। आप बुक खोल के देखोगे ना आपको पता चलेगा आपका हर पॉइंट क्लियर हो गया, आपका हर पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है? जी।